नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एसपी शर्मा त्रिवेद आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ का गहन विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण न केवल आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रखेगा बल्कि विषयों की गहरी समझ विकसित करने में भी सहायक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सत्र। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। इस विश्लेषण की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आज हमारी सबसे पहले महत्वपूर्ण न्यूज़ है वह है एआई सक्षम पोर्टेबल एक्सरे मशीनें। देखिए, जो टीबी है या क्षय रोग है उसमें इशू ये रहता है कि कई बार जो टीबी है उसकी पहचान नहीं हो पाती क्योंकि वो लक्षण रहित होती है या फिर देर से पहचान हो पाती है, जिसके कारण उसका इलाज समय पे नहीं हो पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जो टीबी कार्यक्रम है उसी के तहत एक 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत स्क्रीनिंग की गई, जिसके कारण नए टीबी के मामलों की पहचान की गई। 7.19 लाख नए टीबी मामलों की। सबसे बड़ी बात थी कि उनमें 2.85 लाख ऐसे टीबी की पहचान की गई जो लक्षणहीन थी। ये एक सबसे बड़ी समस्या रहती है इसमें टीबी में। इसके लिए जो जैविक परीक्षण किए जाते हैं उनमें शामिल हैं स्पुटम माइक्रोस्कोपी और CBN-80। इसमें क्या होता है कि जो स्पुटम होता है या जो थूक होता है उसके माध्यम से जैविक परीक्षण किया जाता है। जो टीबी के लिए उत्तरदायी हैं उनकी पहचान की जाती है। अब बात करते हैं जो एआई सक्षम पोर्टेबल एक्सरे मशीनें हैं, ये पहले आयात की जाती थी और इसके कारण जो लागत होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो पूर्व में जो मशीनें आयातित होती थी और उसमें एआई शुल्क भी अदा करना पड़ता था, लेकिन अब भारतीय कंपनियां स्वयं इसका निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण जो लागत है उसमें कमी आई है लगभग 1/3 तक। अब इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो कठिन भूगोल वाले क्षेत्र हैं या जहाँ पे सीमित संसाधन है उसमें भी अब स्क्रीनिंग संभव हो पाएगी। इसके अलावा लक्षण प्रकट होने से पहले ही टीबी की पहचान की जा सकेगी ताकि जो संक्रमण की जो श्रृंखला है उसको इजीली तोड़ा जा सके। इससे क्या होगा, जो डायग्नोसिस गैप है वो कम होगा। डायग्नोसिस गैप क्या होता है कि जितने पहचाने गए, मान लीजिए कुल मामले 10 लाख हैं और उसमें से कितनों का इलाज हो रहा है, 8 लाख का हो रहा है या फिर 9 लाख का हो रहा है। ठीक है, तो अगर 9 लाख का हो रहा है तो जो गैप है वो कम हो रहा है, तो ये है डायग्नोसिस गैप। देखिए, जैसे 2023 था तब अनुमानित थे 28 लाख मामले, उनमें से 25.2 लाख लोगों की पहचान की गई और 2022 में ये स्थिति काफ़ी बुरी थी, यानी जो गैप था वो बहुत अधिक था। 28.2 लाख मामलों में से सिर्फ 24.2 लाख मामलों की पहचान की गई। जो एआई से है इसमें ये जो पहचान करने की जो टेक्निक है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। अब यूपीएससी से जोड़ें तो ये GS2 पेपर 2 और 3 में इनका आप प्रयोग कर सकते हैं इन डेटा का, और प्री के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। तो जो आपका SDG 3 गोल है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, उसके तहत 2030 तक का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए तकनीकी नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जन स्वास्थ्य नीति के सशक्त होने का उदाहरण है। समावेशी स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि जो पिछड़े हुए एरिया हैं जहाँ पे संसाधन पर्याप्त नहीं है वहाँ तक ये तकनीकी पहुँच प्रदान करता है। तो ये हमारा है टीबी को लेके। देखिए, इसमें हम जो बेसिक पार्ट है उसको शामिल नहीं कर रहे हैं, उसके कारण क्या होगा कि जो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये न्यूज़ में आते जाएंगे हम उन्हीं को कवर करते जाएंगे। इसके बाद में अगली न्यूज़ है हमारी, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उसके द्वारा राज्यों को फोर्स टैगिंग, जो आपकी उर्वरक होती है उसमें फोर्स टैगिंग चल रही है, उसको रोकने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो पारंपरिक उर्वरक है जैसे यूरिया, DAP, उनके साथ नैनो फर्टिलाइज़र और बायो स्टिमुलेंट है ना, इनकी जबरन बिक्री की जा रही है, यानी फोर्स टैगिंग की जा रही है। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब बात करते हैं शिकायतों की प्रकृति क्या है। देखिए, जो खुदरा विक्रेता हैं वो किसानों को जो सब्सिडी युक्त यूरिया और DAP है
उसके तहत नैनो उर्वरक और बायोस्टिमुलेंट बेचे जा रहे हैं, उनको खरीदने के लिए फोर्स किया जा रहा है। और ये है एक अनुचित व्यापारिक व्यवहार का उदाहरण और किसानों का आर्थिक शोषण। तो यहाँ पे एक प्रमुख कीवर्ड क्या है, एक है फोर्स टैगिंग। फोर्स टैगिंग क्या होता है कि जो कृषि उत्पाद हैं उनके साथ ऐसी पैकेज्ड बिक्री जिसमें आवश्यक वस्तुओं के साथ जैसे यूरिया के साथ गैर जरूरी या जो वैकल्पिक उत्पाद हैं जैसे नैनो फर्टिलाइज़र, उनकी जबरन बिक्री किया जाना, चाहे किसान को उसकी ज़रूरत हो या न हो। इसके बाद बात करते हैं नैनो फर्टिलाइज़र की। नैनो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, जो सूक्ष्म स्तर के कणों से बना हुआ उर्वरक जो बेहतर तरीके से जैसे जो परंपरागत यूरिया डीएपी है उनकी तुलना में जो पोषक तत्व है उनको प्रभावी रूप से प्रदान करते हैं। ये पौधों को पोषक तत्व है। उदाहरण के लिए जैसे आपको पता होगा जो इफ्को है उसके द्वारा नैनो यूरिया का विकास किया गया है। इसके बाद बात करते हैं बायो स्टिमुलेशन या बायो स्टिमुलेंट। ये क्या होता है, ये एक प्राकृतिक या जैविक तत्व होता है जैसे कि एमिनो एसिड, समुद्री शैवाल अर्क, जो कि पौधों की वृद्धि, पोषक तत्व अवशोषण और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये एक तरीके से कोई उर्वरक नहीं है बल्कि क्या होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। यूरिया और डीएपी का आपको पता ही होगा, ये भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस आधारित रासायनिक उर्वरक हैं जिनके लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। इसके बाद अगला हमारा जो न्यूज़ है वह है जीएसटी दरों का पुनर्गठन। इसके लिए राज्यों के बीच आम सहमति बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो लगातार राज्यों और केंद्रीय मंत्रालय उनके साथ संपर्क कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जो जीएसटी दरों का पुनर्गठन होना है उसको लेके राजनीतिक आम सहमति बनाना और जो संबंधित विवाद हैं उनका हल करना। अब इसमें प्रमुख प्रस्ताव क्या है, तो देखिए वर्तमान में बहुत सारी अलग अलग दरें हैं जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो उसमें से जो 12% वाला जो जीएसटी स्लैब है उसको हटाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के तहत कुछ वस्तुओं को जिन पे 12% जीएसटी लगता है उनको 5% स्लैब में या फिर 18% स्लैब में स्थानांतरित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इससे जो मल्टी रेट स्ट्रक्चर है ना उसमें कमी आएगी, वो सरल होगा। लेकिन इससे ये भी संभव है कि जैसे मान लीजिए 12% वाले हैं उनको 5% में शामिल किया जाता है तो इससे राजस्व की हानि भी हो सकती है। बात करते हैं जीएसटी संरचना जो वर्तमान स्थिति है उसमें पहला है 0%। देखिए एक होता है कि जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, एक होता है जीएसटी जिस पे 0% है। अब इसका अंतर क्या है, देखिए जब आप इनपुट डालते हैं ठीक है उत्पादन के लिए तो उस पे आप टैक्स चुकाते हैं, मान लीजिए 12% टैक्स चुका रहे हैं, और अगर वो जीएसटी में शामिल नहीं है तो आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो 0% रेट में है तो आपको आईटीसी मिलेगा, यानी कि जितना आपने इनपुट पे टैक्स दिया है वो वापस आपको मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं 0% टैक्स किस पे है, तो जैसे खाद्यान्न हो गया, नमक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। हालांकि सभी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पे 0% टैक्स नहीं लगता है। 5% ये सबसे न्यूनतम है जो कि सभी आवश्यक वस्तुओं पे लगता है जैसे दवाएं, रेल टिकट। 12% है वो मध्य वाला है जिसमें कंडेंस्ड जो मिल्क होता है, डेट्स हैं, स्टेशनरी है, पैक्ड फूड है, इन पे लगता है। 18% है ये सबसे मुख्य स्लैब है, सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है, अधिकतर वस्तुएं इसी में शामिल हैं। और जो जीएसटी मिलता है, जो जीएसटी राजस्व एकत्रित होता है उसका 70 से 75-80% तक इसी का होता है। 28% है जो सबसे उच्च है, ये मेनली जो लग्जरी वस्तुएं होती हैं, ऑटोमोबाइल होते हैं या फिर जो नुकसान पहुंचाते हैं जैसे सिगरेट हैं उन पे लगाया जाता है। तो बात करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो इनपुट पे आपका टैक्स लगा है वो वापस आपको मिल जाता है। इसके बाद आता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, मान लीजिए किसी वस्तु के निर्माण में जो कच्चा माल है उस पे आपका इनपुट टैक्स लगता है 12%, लेकिन जो उत्पाद तैयार हुआ उस पे ये लग रहा है 5%। तो
तो इसके कारण क्या होगा कि जो उत्पाद तैयार हुआ उस पे जो टैक्स लग रहा है वो इनपुट की तुलना में बहुत ही कम है। इसके कारण इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि जो रिफंड होता है यानी जो आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें इशू आ जाता है, उसमें जटिलता आती है। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए मतलब जो वस्तुएं 12% जीएसटी लग रहा है इनपुट पे, उनके उत्पाद पे भी 12% जीएसटी लगाने की प्रयास हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। तो ये केंद्र और राज्यों का संयुक्त निकाय है जो जीएसटी नीतियों पर निर्णय करता है। इसकी बात करते हैं रेट रेशनलाइजेशन, यानी स्लैबों की संख्या कम करें ताकि जो भी जीएसटी के लिए प्रयास है या जो संरचना है वो आसान बन सके, तरंग संगत बन सके। अब बात करते हैं हम विवादित मुद्दे और राज्य सरकारों की क्या मांग है। देखिए, जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम है उस पे जो जीएसटी की दर है जो कि वर्तमान में 18% है, उसको घटाकर या तो 5% कर दिया जाए या फिर पूर्ण छूट प्रदान कर दी जाए। इसके अलावा जो मूल्य संवेदनशील वस्तुएं हैं उन पर भी कर में कटौती किए जाने की लगातार डिमांड की जा रही है, जैसे चिकित्सा वस्तुएं हैं, स्टेशनरी है, टेक्सटाइल उत्पाद आदि। अब बात करें हम जीएसटी से राजस्व, तो जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है वो 18% स्लैब से और सबसे कम होता है वो 12% स्लैब से होता है, 5 से 6%। तो इसको हटाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इसको हटाए जाने से कुछ राजनीतिक और राजस्व दृष्टि से कुछ मुद्दे उभर के आते हैं, क्योंकि जो राज्य हैं इनको इससे हानि हो सकती है। इसलिए ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, इस पे पर्याप्त आम सहमति बनाई जाने की आवश्यकता है। तो ये थे आज के हमारे न्यूज़। धन्यवाद।